तल पे रखवाएंगे और लोगों से, सदन के सदस्यों से, चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, उनसे अनुमति ली जाएगी कि ये बिल लाया जा रहा है। तो अनुमति सामान्यतः लोकसभा में, सरकारी बिल अधिकतर लोकसभा में ही लाया जाता है और लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है उसी की सरकार होती है, तो सदन में अनुमति मिल जाता है, तो बिल सदन के पटल पर आ जाता है। अनुमति मिलने के बाद से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रथम रीडिंग में या फर्स्ट रीडिंग में करना क्या है, तो इस समय जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है या जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है जिसके द्वारा इस बिल को लाया जाता है, वो बिल का जो क्यों लाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका नाम क्या है बिल का, ये सारी बातें सदन के समक्ष रखता है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ यही काम करता है कि बिल को इंट्रोड्यूस करता है, यानी ये इंट्रोडक्टरी स्टेज की तरह है, परिचय देना है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ बिल को परिचय देना है सदन के सदस्यों को कि हमारा ये बिल है, हम ये, इसका नाम है, इसको लाने का उद्देश्य ये है, ये इसमें खर्च ये खर्च आ सकता है, ये सारी बातें वो बताएंगे। सामान्यतः फर्स्ट रीडिंग में रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, यानी जो बिल लेकर के आया है, वो व्यक्ति अपने बिल के संदर्भ में सदन के सदस्यों को बताता है और भाषण देता है कि भाई ये ऐसा ऐसा बिल है। हो सकता है कि और उसके बाद क्या होता है कि उस बिल का एक कॉपी सभी सदस्यों को वितरित कर दिया जाता है कि आप लोग भी इस बिल को देख लीजिए। हो सकता है कोई उतावला सदस्य हो या उसको लगता है कि उससे इस बिल में ये बिल लाना सही नहीं है, उसका पॉलिटिकल कैरियर पे असर पड़ सकता है, या देश हित में नहीं है, या उसके दल के हित में नहीं है, या उसके व्यक्तिगत हित में, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा बौखला करके हो सकता है उसके विपक्ष में, जैसे ही बिल लाने वाला मंत्री बोलना शुरू किया या बोल लिया तो उसके विपक्ष में खड़ा होकर के बोल सकता है। तो फर्स्ट स्टेज में यही होता है या फर्स्ट रीडिंग में यही होता है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, नेता सदन में खड़ा होकर के, रिस्पॉन्सिबल नेता उसके बारे में बताता है, उसका नाम बताता है, उद्देश्य बताता है, कारण बताता है, सब कुछ बता देता है। हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम खड़े होकर के बोलने लगे भैया ये नहीं आना चाहिए, ये कमी है, ये क्यों आया, अभी क्यों आया, अभी चुनाव का टाइम है, नहीं होना चाहिए, वगैरह 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 जो भी हो। तो फर्स्ट रीडिंग में ये काम चलता है। उसके बाद फर्स्ट रीडिंग में ही क्या किया जाता है कि बिल को जैसे ही सदन में इंट्रोड्यूस किया गया, ये इस बिल को फिर सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है, जो भारत सरकार का गजट है, जिसमें भारत सरकार अपने सारी क्रियाविधि का प्रकाशन करती है लोगों को सूचनार्थ, लोगों को जानकारी देने के लिए। उसमें प्रकाशित कर दिया जाता है कि सदन में इस तरह का बिल लाया गया है। तो बिल को लोगों के सामने लाने के लिए सदन में प्रकाशित कर दिया जाता है गजट में। यह हुआ फर्स्ट स्टेज। यानी फर्स्ट रीडिंग या प्रथम वाचन कह सकते हैं। अब आते हैं बिल का जो सबसे निर्णायक चरण, दूसरा चरण, सेकंड स्टेज। ये बिल का या विधेयक का सबसे निर्णायक चरण के रूप में जाना जाता है सेकंड स्टेज को। इस स्टेज को सबसे निर्णायक चरण कहा जाता है, क्योंकि किसी भी बिल का पोस्टमार्टम इसी स्टेज में होता है। अभी तक तो सिर्फ बिल को तैयार किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे होता है ना कि क्लास में जब कोई बच्चा आता है, इंटर करता है, तो सर कहते हैं भाई अपना इंट्रोडक्शन दो, तो वो खड़ा होकर के अपना इंट्रोडक्शन दे देता है। तो कुछ बच्चे बीच में मजा लेने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं। वो बेचारा बोल करके किसी तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे करके बैठ जाता है और थोड़ा सा ठेठ होगा, थोड़ा सा जुझारू प्रवृत्ति का होगा, तो क्या करेगा, पलट के जवाब भी दे देता है। लेकिन उस समय वो शांत हो जाता है और पूछने वाला भी कहता है अच्छा बेटा आगे भी तो आओगे, तो वो भी अपना तैयार रहता है। अब ये जो दूसरा चरण है ये पोस्टमार्टम स्टेज है, यानी कि अब वो बच्चा रेगुलर क्लास आना शुरू किया है और सर भी रेगुलर आ ही रहे हैं। अब इस चरण को हम लोग 3 उप चरणों में बांट सकते हैं, यानी कि 3 सब स्टेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको सामान्यतः समझने के लिए हम लोग
ऐसे कह सकते हैं कि जनरल डिस्कशन यानी कि सामान्य बहस का अवस्था। पहला है सामान्य बहस की अवस्था। दूसरी अवस्था है कमेटी स्टेज यानी कि बिल को किसी कमेटी के सौंपना। आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। और तीसरा स्टेज है कंसिडरेशन स्टेज यानी विचार मंथन निर्णय लेने का अवस्था। तो ये सेकंड स्टेज सबसे निर्णायक स्टेज होता है किसी भी बिल को सदन से पारित होने के लिए। अब आते हैं हम लोग कि सामान्य बहस में क्या क्या होता है। तो सामान्य बहस में जब बिल को लाया जाता है सामान्यतः यह होता है कि जब फर्स्ट रीडिंग हो जाता है, जब कोई बिल को ले आया जाता है, तो फर्स्ट रीडिंग के कंप्लीट होने के 2 दिन के बाद सेकंड स्टेज शुरू होता है यानी कि सेकंड रीडिंग शुरू होता है। सेकंड रीडिंग के जो पहला सब स्टेज है सामान्य बहस की अवस्था, उस अवस्था में बिल के बारे में कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि इस बिल पर तुरंत चर्चा कराया जाए, बहस कराया जाए कि नहीं कराया जाए। दूसरा यानी कि सामान्य बहस में यह निर्णय लिया जाता है कि बिल पर तुरंत वाचन किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए। दूसरा लिया जाता है कि ये बिल कुछ इस नेचर का है, इसमें इतनी तकनीकियां हैं, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतना प्रावधान है कि सदन के सदस्यों को समझने में दिक्कत हो रही है, या सदन के सदस्य इसकी बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे, या सदन के विपक्ष कर रहा है कि भाई इसमें बहुत सारी तकनीकियां हैं, हम लोग नहीं समझ पाएंगे, किसी विशेषज्ञ को सौंपा जाए। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया जाता है कि बिल को किसी दूसरे को सौंपा जाए यानी कि कमेटी को सौंपा जाए। तो सेकंड वाचन में ये होता है कि इस पे तुरंत चर्चा किया जाए कि नहीं किया जाए, या फिर ये कि बिल को किसी कमेटी को सौंपा जाए, या ये हो सकता है कि ये निर्णय लिया जाए कि भाई इस बिल को जनता की राय लिया जाए, हमारे कहने से नहीं होगा, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप कितने हित में, देश के हित में बना रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के हित में बना रहे हैं कि जनता के हित में बना रहे हैं कि आप अपने पार्टी के हित के लिए ये बिल लाए हैं, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, जनता ही फैसला करेगी। तो इसमें यह कहा जाता है कि भाई जनता से ही राय ले लिया जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए। तो 4 तरह के निर्णय इस चरण में लिए जा सकते हैं। हो सकता है तत्काल वाचन यानी तत्काल उस पर बहस कराया जाए, उस पर चर्चा कराया जाए, किसी कमेटी को, सेलेक्टेड कमेटी को दे दिया जाए, यानी प्रवर कमेटी को दे दिया जाए, या फिर जनता की राय लिया जाए, जनता की राय, पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, या फिर ज्वाइंट कमेटी को दे दिया जाए। दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर के एक कमेटी बनाई जाए और उनको ये बिल दे दिया जाए। वो इस बिल की सूक्ष्मता को समझेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे, और वो जो भी कहेंगे उसको दोबारा सदन में लाया जाए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हो सकता है ज्वाइंट कमेटी को दे दिया जाए। तो सामान्य बहस यानी कि सेकंड स्टेज का जो फर्स्ट सब स्टेज है, उसमें सिर्फ ये फैसला लिया जाता है कि बिल के साथ हमको आगे क्या करना है। अब अगर ये फैसला हो गया कि इस पर तत्काल चर्चा बहस किया जाए, विपक्ष भी सहमत हो गया कि भाई अभी ही बहस किया जाए, तो उस पर बहसबाजी शुरू हो जाता है। विपक्ष को बिल का कॉपी पहले ही फर्स्ट रीडिंग में मिल ही चुका है, वो अपना पढ़ लेता है, पढ़ करके उसकी कमियों को, उसके पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट को देख लेता है और बहस शुरू हो सकता है। लेकिन अगर लगता है कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स है, इससे बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो वो कह सकता है कि भाई कमेटी को सौंपा जाए। और आपको पता ही है कि सरकार को आदत है समय समय पर कमेटी गठित करने का, अपने बोझ को दूसरे पर ट्रांसफर कर देने का। और उस कमेटी से ऐसा नहीं है कि सारी बातें सच्चाई ही सामने निकल करके आती है, बहुत सारी चीज़ों को दबा भी दिया जाता है, लिपापोती भी किया जाता है। अगर फ्रेंकली कहा जाए, तो स्पष्ट कहा जाए, तो ये ऐसा होता है। तो होता क्या है, मान लीजिए अब एक कमेटी को सौंप दिया गया,
कोई बिल है उसमें विवाद ज़्यादा है, बहसबाजी हो रहा है, कोई स्पष्ट निर्णय निकल करके नहीं आ रहा है, तो सदन ने फैसला किया भैया इस बिल को अध्यक्ष महोदय फैसला करेंगे, देखेंगे भाई ये मैटर संभल नहीं रहा है, इस बिल को कमेटी को सौंपा जाए। अब अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, क्या करेंगे कि एक कमेटी गठित करेंगे। कमेटी में कौन लोग होंगे, तो जो बिल जिस तरह का बिल होगा उस तरह के विशेषज्ञ लोगों को मिला करके निर्धारित संख्या में एक कमेटी गठित करेंगे। संसद की कई तरह की कमेटियां होती हैं, बेसिकली दो तरह का हम लोग क्लासिफाई करते हैं, परमानेंट और एड हॉक, यानी कि अस्थायी समिति और अस्थायी समिति आप कह सकते हैं। यानी कि जरूरत के अनुसार कुछ कमेटियां गठित होती है और बाद में जरूरत पूरा होने के बाद भंग हो जाता है, और कुछ कमेटी ऐसी होती है जो हमेशा गठित रहती है और अपने समय कार्यकाल को पूरा करने के बाद फिर से गठित हो जाती है। तो दो तरह की कमेटियां होती है, उस कमेटी में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो सामान्यतः कमेटी को सौंप दिया जाता है। हो सकता है बिल के बारे में ये मत बने कि जनता की राय ले लिया जाए, तो निर्धारित अवधि के लिए जनता के पास फ्लैश कर दिया जाता है विभिन्न सूचना के माध्यमों के द्वारा, सरकार के जो गजट है उसके माध्यम के द्वारा, और जनता से जो रिस्पॉन्स आता है उससे निर्णय लिया जाता है। लेकिन सामान्यतः कोई भी जब कोई बिल विवादित होता है तो कमेटी को सौंप दिया जाता है। या तो एक होता है सेलेक्टेड कमेटी जिसको प्रवर समिति कहते हैं, जिसमें सदन के सदस्यों को, एक ही सदन के सदस्य, जिस सदन में इसको बिल को पेश किया गया है उसी सदन के सदस्यों को मिला करके एक कमेटी बनाया जाता है। दूसरा होता है ज्वाइंट कमेटी जिसमें दोनों ही सदन के सदस्य शामिल होते हैं, अपर हाउस के भी और लोअर हाउस के भी, यानी राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। तो ये कमेटी के पास मान लो ये बिल चले जाता है। अब सेकेंड स्टेज का फर्स्ट स्टेज, सब स्टेज, यानी कि जनरल डिस्कशन में ये चार चीज होता है। चार में से कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम ये कर लेते हैं कि कोई मुद्दा कमेटी के पास चले गया, मामला विवादित था, अपोजिशन हिल नहीं रहा था, उसको ये बिल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो ये चले गया कमेटी के पास। ये बिल आ गया कमेटी के पास, एग्रो बिल को मान लो। अब ये बिल जब कमेटी के पास आ गया तो कमेटी के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है कि वो कितने दिनों में वापस करेगा, कितने दिनों में वो ये करेगा। लेकिन सामान्यतः अगर तिथि निर्धारित कर दी गई कि भाई आपको हम ये बिल सौंप रहे हैं, आप 15 दिनों के अंदर में मूल्यांकन करके, असेसमेंट करके इसका जो भी कमी है, जो भी खामियां हैं उसको बताइए, सुधार करने की गुंजाइश है तो वो भी बता दीजिए, कुछ जोड़ना है तो वो भी बता दीजिए, और 15 दिनों के अंदर में वापस कर दीजिए। अगर नहीं बताया गया है तो वैसी स्थिति में सामान्यतः ये माना जाता है कि आप 3 महीने के भीतर इसको समीक्षा करके भेज दीजिए। यानी कि कमेटी के पास गया तो 3 महीने के 3 मंथ्स के अंदर में ये कमेटी जो भी उस बिल में संशोधन करना हो, जोड़ना हो, हटाना हो, सारा सुझाव लेकर के बिल वापस सदन को सौंप देती है, सदन के पटल पर चले आता है। याद रखिएगा 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीने का समय होता है। यानी कि अगर कोई बिल कमेटी के पास दिया गया तो ये 3 महीने के अंदर कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंप देना है। जो वो कमेटी में उस कमेटी के सदस्यों का जो सिलेक्शन होता है, नियुक्ति होता है, वो सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा में कमेटी गठित किया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, अगर राज्यसभा में किया गया तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा। वही सदस्य चुन करके विषय विशेषज्ञ, कृषि बिल है तो कृषि से संबंधित विशेषज्ञों का एक टीम बना करके, हो सकता है 15 सदस्य हो सकता है 35 सदस्य हो, वो सदस्य अलग अलग कमेटी पर निर्धारित होता है। तो वो 3 महीने के अंदर में वो कमेटी अपना रिपोर्ट दे देती है। अब ये कमेटी का रिपोर्ट उसी सदन में जहां पे वो कमेटी गठित किया गया था, जिस सदन में, उस सदन में पेश किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा चरण, तीसरा चरण शुरू होता है, यानी कि कंसिडरेशन स्टेज हम जिसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कंसिडरेशन स्टेज में कि
इसको हम विचार की अवस्था भी कहते हैं। जैसे कि जनरल डिस्कशन में हम लोगों ने 4 स्टेज देखा, सब स्टेज। उसी तरह से कमिटी देखा कि हम कमिटी को ट्रांसफर करते हैं। कमिटी के बाद जब वापस सदन में आता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कंसिडरेशन स्टेज या विचार की अवस्था। हिंदी में इसको विचार की अवस्था कहते हैं। अब ये जो अवस्था है ये बहुत ही निर्णायक हो जाता है। कैसे निर्णायक हो जाता है? तो निर्णायक इस दृष्टिकोण से हो जाता है कि कमिटी ने जो भी सुझाव दिए हैं संशोधन के साथ, अब उसके दिए गए सुझावों पर बिल में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ये प्रावधान है, उसका सूक्ष्मतम रूप से बहसबाजी शुरू होता है। बिल के एक एक क्लॉज पर, एक एक प्रावधान पर बहस शुरू होता है। मान लीजिए कमेटी के सुझाव के बाद बिल सदन में आ गया। अब ये सबसे निर्णायक चरण होता है। इसी चरण में बिल के जितने भी प्रावधान हैं, ए बी सी डी ई एफ, हर एक प्रावधान पर अपोजिशन सवाल पूछेगा, उसकी कमियां गिनाएगा और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स या सत्ता पक्ष में बैठे लोग उसके फेवर में बोलेंगे या तर्क के माध्यम से बताएंगे कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है। यानी कि पूरा बहसबाजी जो होता है बिल पर, वो इसी अवस्था में होता है। यानी कि जो विचार की अवस्था होती है, इसमें बिल के हर एक उपबंध पर चर्चा किया जाता है। एक एक चीज पर पोस्टमार्टम किया जाता है। जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है अगर किसी की मृत्यु किसी दुर्घटना से या किसी षड्यंत्र के तहत हुआ हो, किसी षड्यंत्र के तहत किया गया हो, तो जिस तरह से पुलिस पोस्टमार्टम करती है, बॉडी में बॉडी के एक एक फंक्शन को रीड किया जाता है, देखा जाता है काट पीट करके कि कैसे मौत हुआ है, किस कारण हुआ है, कब हुआ है। उसी तरह से बिल का भी पोस्टमार्टम किया जाता है सेकेंड स्टेज का थर्ड सब स्टेज में, यानी कंसिडरेशन स्टेज में। और एक एक प्रावधान पे बहस करने के उपरांत एक एक उपबंध पर मतदान किया जाता है, वोटिंग कराया जाता है। एक एक क्लॉज पे मतदान किया जाता है। और फाइनली जब एक एक क्लॉज पे जब मतदान हो जाता है, एक एक प्रावधान पर मतदान हो जाता है, तो बिल इस चरण से आगे यानी कि थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ये स्टेज एक तरह से एक सदन का, जिस सदन में इस बिल को लाया गया था, उस सदन का अंतिम चरण के रूप में काम करता है। तो अभी तक आप देखें कि जो दूसरा चरण होता है वो सबसे निर्णायक होता है। इसी में किसी भी बिल के बारे में कमी बेसी, अच्छाई बुराई, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या खर्चा आएगा, क्यों लाया गया वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें खुल करके सामने चली आती है और मतदान भी हो जाता है। और अगर आपको पता ही है कि अगर लोकसभा में है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका बहुमत होता है, जो सरकार में बैठे हुए हैं, तो ये बिल पास हो जाता है। संजोग से अगर ये बिल राज्यसभा में लाया गया है और वहाँ भी बहुमत की सरकार वाली की ही सदस्य हैं, यानी कि अधिकतर भारत के राज्यों में जो सरकार में बैठे हुई पार्टी है उसी की सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है एक समय में यहाँ पर भी उनकी बहुमत हो। जैसे अभी बीजेपी की सरकार की बहुमत राज्यसभा में भी है, तो राज्यसभा में भी है, तो अगर कोई बिल यहाँ लाए चाहे यहाँ लाए, आसानी से पास हो जाता है और विपक्ष बेचारा छाती पीटते रह जाता है क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं होता है। अब जो तीसरा स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि थर्ड स्टेज में बिल के सिर्फ सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है। और अगर कोई बिल में किसी तरह की भाषा संबंधी अशुद्धि हो या कुछ ऐसे मतलब अस्पष्टता हो, बिल के प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता हो, तो उसको सुधार किया जाता है। इस चरण में बस समझ लीजिए कि एक तरह से पॉलिश करने का काम किया जाता है कि बिल में जो कुछ भी कमियां हैं थोड़ी बहुत, मान लो भाषा अशुद्धि है भाषा की,
मान लीजिए सिद्धांत जो है वो सिद्धांत या आप कह सकते हैं इसका मोटिव, उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हो तो वो सारी चीजें की जाती है। तो सिद्धांत से संबंधित बातों पर चर्चा की जाती है और अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर लिया जाता है। इसके बाद इस थर्ड स्टेज में कंप्लीट ये सब कुछ कर लेने के बाद फाइनल वोटिंग कराया जाता है। अब ये तीसरा चरण जो है, इस चरण में फाइनल वोटिंग होगा। अब कंप्लीट बिल पे सारा सूक्ष्मतम रूप से चर्चा हो चुका है। कंसिडरेशन स्टेज पे थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसका लिपापोती कर दिया गया है, सुधार कर दिया गया है। भाषा भूषा में कोई दिक्कत है उसको ठीक कर दिया गया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है इसको भी ठीक कर दिया गया है, कोई सिद्धांत को मोटिव को लेकर के कोई दिक्कत है उसको भी ठीक ठाक कर दिया गया है। अब इस थर्ड स्टेज में क्या होगा कि इसमें फाइनल मतदान होगा, रेफरेंडम कराया जाएगा। सदन के जितने भी सदस्य हैं, अगर लोकसभा में ये बिल है तो लोकसभा में मतदान किया जाएगा, अगर राज्यसभा में ये बिल को लाया गया है तो राज्यसभा में मतदान कराया जाएगा। तो मान लो लोकसभा में ये बिल को लाया गया, थर्ड स्टेज में है, तो यहाँ पे मतदान कराया गया। पता चला कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी 275 सदस्य सरकार के हैं, बिल पास हो गया। अब बिल भी कई तरह का होता है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ऑर्डिनरी बिल की, न तो धन विधेयक की, न तो वित्त विधेयक की, न तो संविधान संशोधन विधेयक की। कानून भी, विधेयक भी कई तरह के होते हैं, कानून भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग सामान्य कैसे बनता है कानून उसकी बात कर रहे हैं। अभी और अलग अलग बातें हैं जिसकी चर्चा हम लोग अलग से कर देंगे। तो यहाँ पे मतदान कराया जाता है। पता चला यहाँ पे 275 सदस्य लोकसभा में सरकार के ही सदस्य हैं, यानी बीजेपी के ही सदस्य हैं, तो उन्होंने इस फेवर में वोट दे दिया, ये बिल यहाँ से पास हो गया, यानी कि सेकेंड स्टेज के चरण से ये बिल गुजर गया। थर्ड स्टेज से ये बिल गुजर गया। अब थर्ड स्टेज के बाद ये बिल अगर लोकसभा में था तो थर्ड स्टेज से गुजरने के बाद सीधे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और अगर राज्यसभा में ये बिल लाया गया था तो ये तीनों ही चरणों से गुजरने के बाद, ये तीनों चरणों से गुजरने के बाद लोकसभा को भेज दिया जाएगा। क्यों भेजेंगे? तो हम लोग इसलिए भेजेंगे क्योंकि अगर बाबा जी कोई फैसला लिए हैं, आपके ग्रैंडफादर कोई फैसला लिए हैं, तो आपके पिताजी की भी सहमति आवश्यक है, क्योंकि घर उन्हीं को चलाना है। दूसरा, अगर पिताजी चाचा जी का ग्रुप लोकसभा का लोकसभा ने कोई फैसला लिया है तो आपके बाबा जी यानी दादाजी और उनके लेवल के जो लोग हैं उनका सहमति लेना है, या उनका आप कह सकते हैं कि उनका क्या कह सकते हैं हम उसको, उनका ओपिनियन लेना जरूरी है, ताकि हमारे में अगर कोई कमी बेसी हो तो वो बता सके। तो ये दोनों ही सदनों में तृतीय चरण के बाद एक दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा को, राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में। जब ये दूसरे सदन में बिल जाता है तो वही तीनों चरणों से गुजरता है, वहां भी उन्हीं तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। बिल को तीनों चरणों से गुजरना अनिवार्य है। जैसे कि लोकसभा में लाया गया था तो 3 स्टेज थे, उसी तरह से राज्यसभा में भी गुजरना पड़ेगा। अब यहां पे दूसरे सदन के पास 2-3 अवसर है, या तो जैसा बिल लाया गया है एज इट इज फॉर्म में उसको पास कर दिया जाता है, यानी बिल को जैसा दिया गया है दूसरे सदन को उसी रूप में पास कर देगा वो, या हो सकता है कुछ संशोधन का सुझाव दे या संशोधन करे, संशोधन करके दूसरे सदन को वापस भेजे, या तीसरा हो सकता है कि ये इसको पेंडिंग में रख दे, कुछ निर्णय ही न ले, 6 महीने तक उस बिल पे कोई दूसरा सदन कार्यवाही नहीं किया। दूसरे सदन में सेकंड हाउस में बिल आ गया, मान लो कृषि बिल था, लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा को दिया गया 25 दिसंबर को, और 25 जून तक कोई रिप्लाई ही नहीं आया, ना तो उसमें कोई संशोधन किया गया, ना तो कोई सुधार करने के सुझाव दी गई, ना तो कुछ उसको स्थगित किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, उसको ऐसे ही रख दिया गया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। तो सदन 6 महीने तक वेट करेगा, और 6 महीने तक अगर नहीं हुआ तो उसको डेडलॉक या गतिरोध मान लिया जाएगा।
कि भाई दूसरा सदन इस पर विचार नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या है? अगर दूसरा सदन उस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा है, उस पर कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो गतिरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि दूसरा सदन आपके इस बिल का कोई महत्व ही नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए वो बिल अगर लोकसभा में लाया गया है और राज्यसभा परमिशन नहीं दे रहा है, तो समस्या खड़ा हो गया भाई, सरकार का साख खतरे में आ गया, सरकार के साख पर असर पड़ने वाला है कि एक बिल लाए थे वो भी पास नहीं हुआ। तो अगर किसी भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि सरकार या सत्ता में बैठी पार्टी, या सत्ता में पार्टी नहीं कर सकते हैं, सरकार कहिए, सरकार के समक्ष ऐसी समस्या आ भी सकता है, आया भी है, 3-4 बार ऐसा कहानी हो चुका है। लास्ट 2002 में एक बार हुआ था कि सदन में गतिरोध हो गया था, दूसरा सदन उस पर अनुमति नहीं दिया था। तो वैसी स्थिति में सदन के पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन राष्ट्रपति के हाथ में है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार ज्वाइंट सेशन बुलाने का, यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, जब दोनों ही लोग, मान लीजिए पिताजी का ग्रुप और बाबा जी के ग्रुप में आपसी सहमति नहीं बना किसी भी फैसले पर, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों ही लोगों को, दोनों ही वर्गों को एक साथ बैठाया जाएगा और बैठा करके फिर वहां पे फैसला लिया जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि फैसला किसके पक्ष में होगा? तो आपको पता ही है कि लोकसभा में जो सरकार बनाया है, जो सरकार चला रहा है, उसका लोकसभा में मेजोरिटी होगा। तो जब ज्वाइंट सेशन होगा, दूसरी बात, यहाँ पे 550 सदस्य हैं, यहाँ पे 250 ही हैं, यहाँ पे 245 सदस्य ही हैं और यहाँ पे 550 सदस्य हैं। और 550 सदस्य में 273 इनके इधर हैं लोकसभा में, तो स्वाभाविक है कि राज्यसभा में कुछ होंगे। तो बिल क्या होगा? ज्वाइंट सेशन जब होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, तो वैसी स्थिति में निर्णय लोकसभा के फेवर में चले जाता है और ज्वाइंट सेशन के माध्यम से उस बिल को वहां से पास करा लिया जाता है। तो ये थर्ड स्टेज में, जब फोर्थ स्टेज में, यानी कि सेंडिंग द बिल स्टेज में, जिसको हम कह सकते हैं, जब दूसरे सदन में जाता है तो वह सारे चरणों से, इन तीनों चरणों से गुजरेगा और गुजरने के बाद उस दूसरे हाउस के पास ये सारे ऑप्शन होंगे। अगर ये सारे ऑप्शन से भी कोई मामला 6 महीना तक वेटिंग हो जाता है, कोई निर्णय नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य आपस में मिलकर के बैठक करते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और वहां पे वोटिंग करके फैसला ले लिया जाता है। तो ये हो जाता है बिल का चौथा चरण, आप कह सकते हैं, या सेंडिंग स्टेज कह सकते हैं। अब जब ये बिल यहां से पास हो जाता है, तब ये बिल, अभी भी ये बिल ही है, ये कानून नहीं बना है। कब कानून बनेगा? जब राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक जिसको हम कहते हैं, जो कार्यपालिका के भी प्रमुख हैं, जो विधायिका के भी प्रमुख हैं, उनके पास ये बिल अब जाएगा। यानी कि मान लो अगर विवाद हो गया किसी बिल पर और विवाद होने के बाद ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा, संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा, और संयुक्त अधिवेशन से अगर कोई बिल पास हो गया तो बिल को पास होने के बाद ये फिर चले जाएगा राष्ट्रपति के पास। यानी ये बिल अब चले गया प्रेसिडेंट के पास। अब हो सकता है समस्या या दिक्कत ये हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो अभी वर्तमान की सरकार है, उससे पहले की सरकार के समय में ही इनका नियुक्ति हुआ हो, इनका चयन हुआ हो सकता है इस बिल से ये संतुष्ट नहीं हो, तो उनके पास भी 3 तरह के राइट हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल दे दिया और वो सिग्नेचर तुरंत कर देंगे। हालांकि राष्ट्रपति जो भी करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर ही करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर जो हैं, वो जो भी करते हैं, जो भी अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं, वो आपके पिताजी के सलाह पर भी ही सुनाते हैं। पिताजी के तर्कों को सुनते हैं, समझते हैं, और जब सेटिस्फाई नहीं भी होते हैं तो भी लगता है चलो भाई हमेशा अच्छा काम किया है, गलत फैसला नहीं लेगा। वो देख लेते हैं कि कोई कमियां तो नहीं है ना, उसके बाद वो उनके होता है 100% सपोर्ट ना करें ना, लेकिन 90%
गारंटी के साथ उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये बिल चले आता है। राष्ट्रपति के पास भी 3 तरह के ऑप्शन होता है कि वो फैसला देगा कि नहीं देगा। जब तक से ये बिल पर अपना फैसला या सहमति नहीं दे, एसेंट न दे अपना, तब तक वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यानी कि ये बिल अभी भी बिल में ही है। बिल से बाहर तब निकलेगा, ये बिल से बाहर तब निकलेगा जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, यानी अनुमति मिल जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, वो अपना एसेंट दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं कि चलो भाई ठीक है। दूसरा, उसको होल्ड कर सकते हैं, उस पर कोई निर्णय ही नहीं देंगे। बिल आया, उसको रखे हुए हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं दिए। या तीसरा, वो बिल को रिटर्न कर देते हैं कि जाइए इसमें कुछ संशोधन करके लाइए। उनके पास यानी राष्ट्रपति के पास 3 तरह के अधिकार हैं। या तो अपना अनुमति देंगे, या फिर जैसे कि 6 महीना वाला सदन दूसरे सदन के पास क्या था कि पेंडिंग में छोड़ दिए हैं। इनके पास भी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि वो कितने दिन तक होल्ड करेंगे। इसको हम लोग वीटो की तरह कहते हैं कि एक तरह से वीटो है, होल्ड पे रख देंगे कि हम कोई उस पर फैसला ही नहीं लेंगे। उनको लगता है कि ये जो बिल लाया गया है, इस बिल से ये राजनीतिक हित को या दलीय हित को साधने के लिए लाया गया है, या उनको लगता है कि ये सरकार गिरने वाली है, परमिशन देना सही नहीं है। आने वाली सरकार से जो नई सरकार आएगी जनता के द्वारा चुन करके, उससे फिर विचार विमर्श के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। तो हो सकता है होल्ड कर देंगे, और उस कितने दिनों तक होल्ड करेंगे उसका भी समय निर्धारित नहीं है कि वो कितने दिन तक उस बिल को होल्ड करके रखेंगे, यानी फैसला ही नहीं देंगे, मौन धारण कर लेंगे। और तीसरा हो सकता है उनके पास ऑप्शन ये है कि वो कह देंगे कि भैया इस बिल में ये चीज संशोधित कीजिए या फिर से इस पर विचार कीजिए। सदन गया, सदन के पास आया कि भाई इस पर विचार करना है, सदन को लगता है कि नहीं यार ये तो सब कुछ ठीक है, तो वापस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अगर उनको लगता है कि ठीक है ये सब चीज सुधार लिया जाए तो सुधार करके वापस भेज देंगे, या उनको लगता है कि नहीं सब कुछ अप टू डेट है, सब कुछ ठीक है, तो उसी स्थिति में बिल को वापस प्रेसिडेंट को भेज देंगे। जब राष्ट्रपति के पास बिल दोबारा चले आया तो राष्ट्रपति अब बाध्य है अपना निर्णय देने के लिए, और राष्ट्रपति के पास जब दोबारा बिल वापस चले आया तो वो उस पर अपना एसेंट देने के लिए विवश है। और जिस तारीख को वो बिल पर अपना सिग्नेचर कर दिए, उसी तारीख से वो बिल कानून के रूप में बदल गया, यानी अब ये विधेयक कानून कहलाने लगा। यानी जिस दिन राष्ट्रपति ने अपना अनुमति उस बिल पर, अपना सिग्नेचर उस बिल पर कर दिए, उस दिन से वो बिल कानून के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसी भी कानून के बनने की प्रक्रिया होता है। शुरू कहीं से भी हो सकता है, किसी के द्वारा हो सकता है, लेकिन फाइनली ये सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के इजाजत या परमिशन के बाद वो बिल कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनी बिल क्या है, उसको कैसे पास किया जाता है, मनी बिल कैसे एक्ट में कन्वर्ट होता है, कैसे फिनांस बिल एक्ट बनता है, फिनांस बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी वित्त विधेयक कैसे वित्तीय कानून बनता है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, और संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है। ये तीनों की अलग अलग प्रक्रिया है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं कि अनुमति या मतदान के आधार पर, राज्यों के समर्थन के आधार पर या राज्यों की अनुमति के आधार पर कुछ और भी तरीके के बिल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिल को जो पास करने के लिए जो मतदान या सहमति की आवश्यकता होती है, उस आधार पर हम अलग तरह से बिल को देखेंगे। तो सामान्य जो ऑर्डिनरी बिल होता है, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात किए हैं कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कैसे उसकी तैयारी होती है, क्या प्रक्रिया होता है, कैसे पास किया जाता है, कौन कौन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें देखें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम लोग दूसरे तरह का बिल यानी मनी बिल, फिनांस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को देखेंगे कि वो किस प्रक्रिया से कैसे लाया जाता है। थोड़ा सा अंतर है बस, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम उसमें इस वीडियो में नहीं समाहित किए या नहीं सम्मिलित कर पाए। थैंक यू।